एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा जनवरी 2026 की गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करने के लिए। अब तक हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में स्कीम नंबर 1 to 8 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग स्कीम नंबर 9 से लेकर 12 तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी आती है स्कीम नंबर 9। स्कीम नंबर 9 बात करती है एमपी लेट्स स्कीम की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इसे इनिशियली 23 दिसंबर 1993 में लॉन्च किया गया था, जो देन प्राइम मिनिस्टर थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। प्रेजेंट इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री है इसके लिए मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। स्टेट नोडल डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर, और ई साक्षी पोर्टल है जो इसको एक्चुअली में मॉनिटर करता है। जो फंड्स होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दे दिए जाते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? जो हमारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्हें बोला गया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको डेवलपमेंटल वर्क्स कराने हैं। ठीक है, एमपीज टू रिकमेंड डेवलपमेंटल वर्क्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और कभी कभी कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एम्फेसिस क्या रहेगा? क्रिएटिंग ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स। क्योंकि सरकार जब संसद में बैठी हुई है, संसद में बैठ के वो कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर तो ले पाएंगे, माइक्रो लेवल पर नहीं ले पाएंगे। माइक्रो लेवल पे जो वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब हमारे एमपीज हैं, उन्हें बोला गया कि आपको वहाँ पे इस तरह के डेवलपमेंटल वर्क्स कराने हैं जो वहाँ की नीड्स के हिसाब से हों। तो वो इसका एम ऑब्जेक्टिव में था। द स्कीम एम्स टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एड्रेस एरिया स्पेसिफिक गैप्स इन इंफ्रा, प्रमोट कम्युनिटी वेलफेयर इन सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, रोड, ड्रिंकिंग वाटर और पब्लिक एम्यूनिटीज। जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं उन्हें रिड्यूस करना है, और फोस्टर करना है इंक्लूसिव ग्रोथ को थ्रू टारगेटेड लोकल डेवलपमेंट के साथ में। ठीक है, ये एम और ऑब्जेक्टिव है एमपी लेट्स स्कीम का। आगे इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें हर एमपी को 5 करोड़ रुपए पर एनम दिए जाते हैं। ये स्कीम 2011-12 से, मतलब ये वाला कॉर्पस चल रहा है कि 5 करोड़ पर एनम एमपीज को उनके एरिया के लिए दिए जाएंगे। जो फंड्स होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं, मतलब जो अमाउंट खर्च नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वर्क ड्यूरेबल एसेट्स पे फोकस करता है। ड्यूरेबल एसेट्स क्या होते हैं? रोड्स हो गई, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, वाटर सप्लाई है, हेल्थ फैसिलिटीज है। नो रिकरिंग एक्सपेंडिचर और इंडिविजुअल बेनिफिट्स, ये खासतौर से ध्यान रखिएगा। एमपीज काम को रिकमेंड करते हैं। एमपीज बताएंगे कि उनके एरिया में क्या काम होना है, उन्हें ऐसे किस काम की नीड फील होती है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास पैसा जाएगा, वो सैंक्शन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और मॉनिटर करेंगे। विद इन 45 डेज ऑफ सैंक्शन टाइमलाइन ये काम शुरू हो जाना चाहिए। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास होते हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से देखा जाता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की नीड है वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो भी इनकी मंथली, क्वार्टरली या फोर्टनाइटली टाइप की मीटिंग्स होती होंगी, वहाँ बताते होंगे एमपीज को कि लोगों के क्या क्या सजेशंस हैं, उनके असेसमेंट के हिसाब से सिटी में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। ओके, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर भी कर सकते हैं। दैट इज अप टू 25 लाख पर ईयर कैन बी रिकमेंडेड आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट फॉर नेशनल यूनिटी हार्मोनी प्रोजेक्ट्स। जैसे बीच में आया था कि जब कोविड था तो हर एमपी ने अपने एमपी लेड फंड में से पीएम केयर्स स्कीम के अंदर डोनेशन किया था। वो हायर लिमिट्स फॉर नेचुरल क्लैमिटीज आ रहा था। ठीक है, 1 करोड़ नेशन वाइड फॉर सीवियर क्लैमिटीज। तो अगर 5 करोड़ में से 1 करोड़ दिया तो हर एमपी ने 20% दिया। ये इसकी लिमिट है। मिनिमम एलोकेशन जो होगा इसका, वो 15% रहेगा एससी इनहेबिटेड एरियाज में, और 7.5% रहेगा एसटी इनहेबिटेड एरियाज में, जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एरियाज होंगे या फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एरियाज होंगे। पीछे हमने पढ़ा था ई साक्षी पोर्टल। ई साक्षी पोर्टल के थ्रू इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग की जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ई साक्षी पोर्टल कौन सी स्कीम के अंदर यूज हो रहा है। दैट इज एमपी लेट्स स्कीम। ई साक्षी पोर्टल क्या करता है? एंड टू एंड सॉल्यूशन देगा फॉर रिकमेंडेशन, सैंक्शन, फंड फ्लो, ये यूटिलाइजेशन वर्ड है, एंड ट्रैकिंग। ठीक है, ये इसके की फीचर्स थे एमपी लेड स्कीम के। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो टारगेट ऑडियंस इसकी क्या है? जो लोकसभा राज्यसभा के एमपीज है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां के रेसिडेंट्स, विद फोकस ऑन अंडरसर्व्ड रूरल एंड अर्बन एरियाज नीडिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्क बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज पर्टिकुलरली इन सेक्टर एड्रेसिंग पब्लिक नीड। जैसे जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स के लोग होते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, एमपी लोकल डिमांड के बेसिस पर अपना काम रिकमेंड करेंगे कि क्या काम कराना है। एंश्योरिंग ब्रॉड कवरेज फॉर सिटीजन इन देयर एरियाज। फंड्स जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज होंगे, नॉन लैप्सेबल होंगे, और जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो अवेलेबल कॉर्पस में ऐड होता जाएगा। मतलब कैश में तो नहीं दिया जाएगा ना 5 करोड़, बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट में जाएगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट एक्रूड होगा।
हिस्टोरिकल रिलीज की बात करें तो 1993-94 में 5 लाख रुपए निकलते थे, फिर 94-95 में 1 करोड़ किया गया, 98-99 में 2 करोड़ किया गया और 2011-12 में इसे 5 करोड़ कर दिया गया। जो डैशबोर्ड डेटा आ रहा है वो बता रहा है कि 1.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली काम कंप्लीट हो चुका है और 1.2 लाख से ज़्यादा का टर्म मतलब वो अपने टर्म में चल रहे हैं। ठीक है, ये इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो है। आगे चलते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है? एक नेशनल लेवल ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी मॉस्पी ने 23 जनवरी 2026 को ले मेरिडियन कोची केरला में, जिसमें 120 पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो इसलिए ये पूरी की पूरी स्कीम न्यूज में आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 23 जनवरी को ले मेरिडियन होटल कोची केरला में नेशनल लेवल ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्कशॉप की गई थी, जिसमें 120 पार्टिसिपेंट्स आए थे। उस वर्कशॉप का जो फोकस था इस वर्कशॉप का जो फोकस था दैट वाज डेलिब्रेशन ऑन रिवीजन टू एमपी लेड्स गाइडलाइंस, एनहांसमेंट टू ई साक्षी पोर्टल, कन्वर्जन विद न्यू स्कीम्स एंड स्टेक होल्डर फीडबैक फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। इसलिए ये पूरी की पूरी स्कीम हमारी न्यूज में आ गई है। ऑनगोइंग डिजिटल पुश क्या है? ई साक्षी पोर्टल जो 2023 में लॉन्च किया गया था उसमें रिवाइज फंड फ्लो किया जा रहा है। ऑनलाइन अथोराइजेशन उसमें कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो डिलेज हैं वो डिलेज बंद हो जाएंगे और रियल टाइम ट्रैकिंग की जा पाएगी। क्लियर है? अगली स्कीम पर चलते हैं। स्कीम नंबर 10। स्कीम नंबर 10 क्या बोलती है? फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ। ये एक स्कीम है जिसे 2020 फरवरी में लॉन्च किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चित्रकूट से इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री कौन सी है इसके लिए? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है। नोडल एजेंसी है इसकी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। यही नोडल एजेंसी है, यही की कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, जैसे एसएफएसी है जो हमारा ऊपर इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, नाबार्ड का भी रोल आ जाता है, एनसीडीसी का भी रोल आ जाता है, नाफेड का भी रोल आ जाता है और बाकी क्लस्टर्ड बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का भी आ जाता है। जो आप लोगों में से नाबार्ड के बच्चे हैं, नाबार्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सारी फुल फॉर्म्स उन लोगों के लिए ज़रूरी है। एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से ही हमें पता चल रहा है कि टू फॉर्म एंड प्रमोट 10,000 न्यू एफपीओ अक्रॉस इंडिया टू इनेबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू कलेक्टिवाइज प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस। बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स मिलके इन एफपीओ के लिए एक कलेक्टिव प्रोडक्शन करने के लिए अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देंगे, फिर वो प्रोसेस होगा, वैल्यू एडिशन होगा और उनके प्रोड्यूस की मार्केटिंग की जाएगी। Scheme aim to enhance farmers' bargaining power, achieve economies of scale, reduction, reduce production and transaction costs, improve access to inputs, credit, technology, and markets, ensure better price realization, promote sustainable and income-oriented farming, contribute to overall socio-economic development and well-being of agrarian communities through supportive ecosystem। ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग है पूरा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ भी एक्सप्लेन करने की नीड होनी चाहिए। आगे चलते हैं। की फीचर्स इसके क्या हैं? फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ बेस्ड ऑन जो प्रोड्यूस का जो उस क्लस्टर एरिया का प्रोड्यूस है ना, तो ये स्पेशलाइज कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच होगी। जैसे हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, उसी तरह से ये चलेगा कि कहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है। इंडिया में अलग अलग डाइवर्स कंडीशन है, क्लाइमेट्स की, सॉइल की, इरिगेशन की, टेम्परेचर की। तो उसमें क्या होता है कि हर रीजन के अलग अलग प्रोड्यूस है। आप इधर उत्तराखंड की तरफ या हिमाचल की तरफ चले जाइए, कश्मीर की तरफ चले जाइए, वहाँ पे सेब ज़्यादा होता है, ड्राई फ्रूट ज़्यादा होते हैं। यूपी की बेल्ट में देखेंगे वीट होता है, बिहार बंगाल की बेल्ट में देखेंगे वहाँ राइस ज़्यादा होता है। तो उसी के हिसाब से ही एफपीओज बनेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट सपोर्ट दिया जाएगा क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। जो सीबीबीओज होते हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट सपोर्ट देंगे एफपीओज को। हैंड होल्डिंग दी जाएगी हर एफपीओ को 5 साल तक। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी अप टू ₹18 लाख पर एफपीओ फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट ओवर 3 साल। मैचिंग इक्विटी ग्रांट दिया जाएगा टू ₹2,000 पर फार्मर मेंबर। ठीक है, और इसके लिए जो लिमिट होगी वो 15 लाख पर एफपीओ होगी। क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी दी जाएगी अप टू 2 करोड़ पर एफपीओ फॉर प्रोजेक्ट लोन्स फ्रॉम एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो कितनी क्रेडिट गारंटी दी जा रही है? 2 करोड़ पर एफपीओ। फोकस ऑन एग्रीगेशन ऑफ प्रोड्यूस, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन। वुमेन लेड एफपीओ पे स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट लिंकेज इस पर रहेगा।
प्लेटफॉर्म है इसका 10kfpomis.dac.gov.in, ये पोर्टल है 10kfpomis.dac.gov.in। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ठीक है, टारगेट ऑडियंस इसकी क्या है, हमने पहले इंट्रोडक्शन से समझ लिया कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की बात कर रहा है, स्पेशल फोकस वुमेन फार्मर और वुमेन लेड एफपीओस पे काम करेगा। जो क्लस्टर्स होंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के या स्पेशल कमोडिटी रीजन पे, उन पे काम करेगा। स्कीम क्या कर रही है, कलेक्टिवाइजेशन कर रही है फार्मर्स का, है ना, छोटे छोटे फार्मर्स को एक बड़ी बिजनेस एंटिटी बना रही है, एक रजिस्टर्ड एंटिटी बनाएगी, आइदर एज अ कोऑपरेटिव और एज अ कंपनी। बजटरी एलोकेशन क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, टोटल आउटले 6,865 करोड़ रुपए, 2027-28 तक के लिए ओवरऑल आउटले दे दिया है 6,865 करोड़। जो फंडिंग होगी ये एफपीओ की फॉर्मेशन, प्रमोशन, इक्विटी ग्रांट्स, क्रेडिट गारंटी, हैंड होल्डिंग, इन सभी कामों को करेगी। ये पैसा इन सारे कामों में यूज किया जाएगा। यूनियन बजट के अंदर क्या बोला गया है, एज पर आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, एलोकेशन ऑफ 500 करोड़ अंडर डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, आउटपुट टारगेट्स क्या होते हैं, आउटपुट टारगेट इंक्लूड मोबिलाइजिंग ऑफ 10 लाख एडिशनल फार्मर्स, इक्विटी ग्रांट अवेल्ड 150 करोड़, क्रेडिट गारंटी फंड 60 करोड़। ठीक है, क्रेडिट गारंटी के लिए 60 करोड़ का फंड दिया गया है, इक्विटी ग्रांट 150 करोड़ की ऑलरेडी अवेल की जा चुकी है। क्लियर, दिसंबर 2031 तक का डेटा आया था, जिसमें मैचिंग इक्विटी ग्रांट डिसबर्स कर दी गई थी 430.77 करोड़, कितनों को, 6557 एफपीओस को, और क्रेडिट गारंटी कवर दिया गया था 662.71 करोड़ 2671 एफपीओस को। तो मैचिंग इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी कवर, मैचिंग इक्विटी ग्रांट कितना दिया गया, 6557 एफपीओस को दिया गया 430.77 करोड़। ये जो डेटा है ना, जो फाइनेंशियल डेटा है, आपसे जब स्कीम की एनालिसिस करने के लिए बोला जाता है या इसका इम्पैक्ट बोला जाता है, उस इम्पैक्ट में आप ये फिगर्स डालोगे, उस इम्पैक्ट में ये फिगर्स डालोगे। ये पीआईबी पे रिव्यू आता है, ईयर एंड रिव्यू आता है कुछ स्कीम्स का, कुछ स्कीम्स की एनिवर्सरीज पे रिव्यू आता है, कुछ स्कीम्स में जब पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब उसकी अपडेट आती है। तो वहां पे ये डेटा दिया होता है, उसकी प्रोग्रेस, उसकी एनालिसिस, सब कुछ वहां गिवन होता है उन पीडीएफ पे। मैं टेलीग्राम ग्रुप में उन पीडीएफ को भी शेयर करूंगा जहां से मैंने ये डेटा लिया है, ताकि आप लोगों की ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। आगे चलते हैं, लेटेस्ट अपडेट इसका क्या आया था, जो इसके 10,000 एफपीओ था वो पूरा टारगेट अचीव हो गया था, 2025 में ही इसको अचीव कर लिया गया था। 2026 की रिपोर्ट के अंदर ये चीज पता चली हमें। 1 जनवरी 2026 का जो टारगेट आया था, सॉरी जो अपडेट आई थी, उसमें बताया 56.32 लाख फार्मर रजिस्टर्ड हुए हैं अंडर एफपीओ, जिसमें से 21.96 लाख वुमेन फार्मर्स हैं, और 1175 एफपीओ रजिस्टर हुई हैं जिनके 100% वुमेन मेंबर्स हैं। तो अगर रूरल सेक्टर में विमेन डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं या विमेन अपलिफ्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या वहां पे हम लोग ये डेटा नहीं डालेंगे इस स्कीम के नाम के साथ? यही डेटा डालते ही आपका आंसर एक आंसर से हटके एक अच्छे डिस्क्रिप्टिव आंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिन्यूड फोकस ऑन हैंड होल्डिंग, मार्केट लिंकेज, वैल्यू एडिशन, ऑनगोइंग डिसबर्समेंट इसका चल ही रहा है, इक्विटी ग्रांट्स और क्रेडिट गारंटी प्रोग्रेसिंग दी जाएगी, वुमेन लेड एफपीओ और क्रॉप स्पेशलाइजेशन पे स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। क्लियर, अगली स्कीम देखते हैं। स्कीम नंबर 11 है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ईसीएमएस। ईसीएमएस 8 अप्रैल 2025 को इसकी गाइडलाइंस और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ था, सॉरी मतलब 8 अप्रैल 2025 को स्कीम लॉन्च हुई थी और गाइडलाइन और ऑनलाइन पोर्टल 26 अप्रैल 2025 को आया था। 1 मई 2025 से इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो गई थी कि जो भी इसमें लोग रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ कंपनी वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। नेम ऑफ द मिनिस्ट्री क्या है, मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इम्प्लीमेंट मीटी एक ऑनलाइन पोर्टल है, सॉरी मीटी का एक ऑनलाइन पोर्टल है ईसीएमएस, इसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। एप्लीकेशन अप्रूवल ये सब मिनिस्ट्री के थ्रू हो रहा था, और मिनिस्ट्री की ही कुछ एजेंसीज हैं उनके थ्रू। एम ऑब्जेक्टिव क्या था, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बाय अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन। स्कीम में क्या चीज थी, इसमें इसके अंदर हो रहा था जो ग्लोबल वैल्यू चेन है ना, उसे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करना था, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना था, मतलब हमारा इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। तो उससे क्या होगा, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ने लग जाएगा, उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना था। और जब ऐसा करेंगे तो जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं काफी सारे कंपोनेंट्स का, वो इंपोर्ट की डिपेंडेंस कम हो जाएगी। वही यहाँ मेंशन किया है, टू प्रमोट हायर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, integrate India's electronic industry with global value chains, reduce import dependence on critical component। और इस सबसे होगा क्या,
इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में एक की प्लेयर बन के उभरेगा और ये कॉम्प्लीमेंट करेगा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन बजट के अंदर भी आया है इसका नाम, अगर आप लोगों ने बजट वाला वीडियो देखा हो। ठीक है, और इसका टारगेट है कि $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है 2030-31 तक। 2030-31 तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें बनाना है। की फीचर्स की बात करें, की फीचर्स क्या थे, इसमें टर्नओवर लिंक्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक्ड और हाइब्रिड फिस्कल इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे। तीन तरह से इंसेंटिव दिए गए, टर्नओवर लिंक्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक्ड और हाइब्रिड फिस्कल इंसेंटिव्स विद पोर्शंस टाइड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, उनके लिए जो अर्ली प्रोडक्शन के लिए जो कंपनीज रेडी थी, जो फर्म्स रेडी थी। इट टारगेट्स प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज एंड रिलेटेड आइटम्स, जैसे मल्टीलेयर पीसीबीज है, कैमरा मॉड्यूल्स हैं, ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स है, कनेक्टर्स हैं, ऑस्किलेटर्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए। 6 साल का इसका टेन्योर था, जिसमें 1 साल का जेस्टेशन पीरियड भी अलाउड था। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये 31-32 तक चल रहा था। तो टोटल 7 साल हो गए ना, टोटल 6 साल हो गए ना। ये 1 साल इसी 6 साल के अंदर इंक्लूडेड है, जो ऑप्शनल जेस्टेशन पीरियड है। एप्लीकेशंस और अप्रूवल जो होंगी वो उसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होंगी जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, ईसीएमएस वाला। फोकस ऑन क्लस्टर्ड आर&डी एंड एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स, complement other initiatives like PLI for large scale electronic manufacturing and ISM। इन स्कीम्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो मतलब फर्दर इन्हें सपोर्ट कर रही है। इसका ट्रांचेस में अप्रूवल आएगा, मल्टीपल राउंड ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल होंगे, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स के साथ में। क्लियर, ये थ्योरी, ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ना पता हो, एटलीस्ट एक ओवरव्यू जरूर पता होना चाहिए हर स्कीम का। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, पीडीएफ को इसका रीड करेंगे, आप लोगों के टिप्स पे ये चीजें आ जाएंगी। आगे चलते हैं। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो वो डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपनीज हैं या इन्वेस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, जो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। किन चीज़ों में, पीसीबीज में, कैमरा मॉड्यूल्स में, डिस्प्लेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कनेक्टर्स, सब असेंबलीज या ऐसे ही रिलेटेड कैपिटल इक्विपमेंट। जो फर्म्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए या इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करा रही हैं, उन फर्म्स को हम टारगेट कर रहे हैं इसमें। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी ये पूरी की पूरी। ओरिजिनल आउटले जो है इसका, जब 2025 में लॉन्च किया गया था, तब 22,919 करोड़ का था 6 साल के लिए। बट फर्दर इसको हम लोगों ने रिवाइज कर दिया। रिवाइज कितना कर दिया, जो 22,919 करोड़ को हमने इंक्रीज करके कर दिया 40,000 करोड़ रुपए, जो अभी हमारा लेटेस्ट बजट आया है। ठीक है, प्रोजेक्टेड इंसेंटिव आउटगो कितना है, 41,468 करोड़, जो प्रोजेक्टेड है। मतलब जो ओरिजिनल एस्टिमेट है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें हो गया, काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो ये चीज हमारी बढ़ गई है। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम है कि 10,34,000 करोड़ का प्रोडक्शन होगा। 10,34,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया जाएगा ओवर 6 ईयर। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1.41 लाख जॉब्स को, जिसमें इनडायरेक्ट जॉब्स भी होंगी। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स होंगे करीब 1.15 लाख करोड़ का, नियरली डबल द इनिशियल टारगेट। जो दिसंबर 2025 में टारगेट था, उसका भी डबल जा रहा है। फंडिंग सपोर्ट, इंसेंटिव पे आउट, ये सब इसमें रहेगा। ठीक है, अपडेट किया आई है इसके अंदर। इसका थर्ड ट्रांच ऑफ अप्रूवल अनाउंस हुए थे, जिसमें 22 प्रपोजल्स को अप्रूव किया गया था। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुए थे 41,863 करोड़ का। ठीक है, दिसंबर 2025 के अंदर या अर्ली 2026 में वो ओवरऑल आया था निकलकर न्यूज में, एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में। उसमें बताया कि जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हैं वो 1,15,351 करोड़ पहुंच चुका है। 1,15,351 करोड़, और जिसका जो प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन है वो 10.34 लाख करोड़ का है, और वो 1.41 लाख डायरेक्ट जॉब दे रहा है, जो हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया था, एक आर्टिकल के थ्रू, मतलब न्यूज़ के थ्रू। यूनियन बजट 2026-27 में क्या बोला, इसके अंदर बोला गया कि आउटलेट 40,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। क्लियर है, स्कीम ने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अट्रैक्ट करा है, मल्टीपल ट्रांचेस में अप्रूवल हुआ है। ये इस स्कीम की एडवांटेज है हमारे लिए, कि हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर लेकर आना है। नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक, रोडटैप और ROSCTL स्कीम, ये एक साथ आए थे न्यूज में, इसलिए मैंने इन्हें एक साथ डालने की कोशिश की है। छोटी छोटी स्कीम्स है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्कीम है, जो कि 1962 कस्टम्स एक्ट के अंदर चल रही है। इंडिपेंडेंस से पहले भी चलती थी, बट कॉन्टिन्यूसली से अपडेट करते हम लोग गए हैं। रोड टैप स्कीम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। 1 जनवरी 2021 को इसको लेकर आए थे।
एक MEIS स्कीम थी पहले, उसे रिप्लेस करा है इस स्कीम ने। ये स्कीम मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर आई थी, मुझे याद है इसका नाम। ROSCTL, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज, अक्टूबर 7 2019 को लाई गई थी ये स्कीम। ये अर्लियर मीज को इसने हटाया था, किसके लिए? टेक्सटाइल और अप्रैल के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम्स हैं ये तीनों। की पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन आर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर DGFT होते हैं, वो की पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन आर्म है। कस्टम अथॉरिटीज, IC गेट, ये इन सब के थ्रू या फिर DGFT के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें कि न्यूट्रलाइज एम्बेडेड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड लेवीज जो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या लोकल लेवल पर होती है, इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। तो बेसिकली हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो मोर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए ग्लोबली। इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक क्या करता है? रिफंड ऑफ कस्टम्स एक्साइज ड्यूटीज ऑन इनपुट्स यूज्ड इन एक्सपोर्टेड गुड्स, ठीक है। मतलब जो मतलब जैसे हम कोई गुड्स, कोई भी हम लोग एज अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो हमें एक्सपोर्ट करना है। अब उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। उन रॉ मटेरियल पे जो भी कस्टम या एक्साइज है वो रिफंड किया जाएगा। ये होता है ड्यूटी ड्रॉबैक में। रोडटैप क्या करता है? रेमिट अनरिबेटेड ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज, मतलब किसी और मैकेनिज्म में वो रिफंड नहीं है, जैसे इसके अंदर जो रिफंड आया वो यहाँ पे नहीं आएगा। ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट टू एनहेंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड सपोर्ट वैल्यू एडिशन, तो उसमें क्या होगा, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ROSCTL के अंदर क्या होता है? रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवीज, ये टेक्सटाइल पे, अप्रैल सेक्टर पे फोकस करता था इनिशियली, बट अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इनिशियली ये टेक्सटाइल और अप्रैल सेक्टर के अंदर काम करता था। तो ऑफसेट नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस, ओवरऑल एम क्या था, यहाँ से ये अलग लाइन है एक्चुअली। ओवरऑल एम है बूस्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम, सपोर्ट MSMEs, ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स, रिड्यूस कॉस्ट डिसएडवांटेजेस, प्रमोट फेयर प्राइसिंग इन इंटरनेशनल मार्केट विदाउट वायलेटिंग WTO नॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि WTO नॉर्म्स को वायलेट नहीं करना है, उसे वायलेट करे बिना हमें फेयर प्राइसिंग देनी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, ठीक है। अगर की फीचर्स की हम लोग बात करें इन स्कीम्स के अंदर, तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या करती है? एक तो ये सारे एक्सपोर्टर्स के लिए है जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए है, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स, ठीक है। इसमें दो मेन चीज होती है, एक होता है ऑल इंडस्ट्री रेट, एक होता है ब्रांड रेट। ऑल इंडस्ट्री रेट क्या होता है? फिक्स परसेंटेज रेट होता है जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। ये किस चीज पर बेस्ड होगा? ऑन एवरेज ड्यूटी इंसिडेंस अक्रॉस द इंडस्ट्री। जो ब्रांड रेट होगा ये वहां होता है जहां पे AIR अनअवेलेबल या फिर इनसफिशियंट होता है। यहाँ पे एक्सपोर्टर अप्लाई करेंगे विद द प्रूफ ऑफ एक्चुअल ड्यूटीज पेड। तो ऑल इंडस्ट्री रेट एक आपका एवरेज रेट हो जाएगा, ठीक है। और ब्रांड रेट जहाँ पे AIR अनअवेलेबल है वहां पे वो एक्चुअल ड्यूटीज के साथ जाएंगे। बट ये IGST या कंपनसेशन सेस को कवर नहीं करता, ये दो ड्यूटीज लगती है जो इसमें कवर नहीं होती है, ठीक है। क्लेम जो शिपिंग बिल्स के थ्रू प्रोसेस होंगे, ठीक है, क्लेम्स आर प्रोसेस थ्रू शिपिंग बिल्स, और रिफंड जो होते हैं वो कैश में होंगे, ठीक। आगे देखते हैं रोडटैप स्कीम के अंदर क्या होता है, इसके की फीचर्स क्या है। जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसफरेबल ई स्क्रिप्ट्स में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उससे फर्दर आप बेसिक कस्टम ड्यूटी के लिए पे कर सकते हो। जैसे आपके वॉलेट में कई बार कैशबैक आता है जो आप उसी वॉलेट में यूज करते हो, सेम वे कुछ इस तरह का होता है ये। जो रेट्स होंगे दे आर नोटिफाइड एज परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू और या फिर फिक्स अमाउंट यूनिट पर, ठीक है। ये इसका अपेंडिक्स है जहाँ पे इसका रेफरेंस दिया हुआ था वेबसाइट पे, इसकी हमें नीड नहीं है। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट कुछ सेक्टर जैसे टेक्सटाइल अप्रैल वो ROSCTL के अंदर है, तो वो रोडटैप में नहीं आते, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए अप्रैल के लिए स्कीम अलग चल रही है हमारे पास। अच्छा, फर्दर इट कैन ऑफन बी क्लेम्ड इन एडिशन टू ड्यूटी ड्रॉबैक एज दे कवर डिफरेंट टैक्सेस, ठीक। रॉस्टेल के अंदर क्या है, ROSCTL के अंदर ये स्पेसिफिक टेक्सटाइल सेक्टर के लिए होती है, जिसमें अप्रैल और गारमेंट्स आते हैं, अदर अप्रैल्स आते हैं या फिर मेडअप्स आते हैं। बेनिफिट जो होते हैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के अंदर ही ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे कि रोडटैप में होते हैं। दे हेल्प ब्रिज कॉस्ट गैप्स इन हाईली कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर। क्लियर? आगे चलते हैं। टारगेट ऑडियंस क्या है इन तीनों ही चीजों के लिए, इन तीनों स्कीम्स के लिए? जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स प्राइमरी टारगेट सेगमेंट है इनके लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये स्कीम होती है। रोडटैप के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 18,232 करोड़ रुपए दिए गए, और यूनियन बजट 2027 के अंदर क्या हुआ कि इसमें उसे कम करके 10,000 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। 31 मार्च 2026 तक का इसका टेन्योर है, बट इसे फर्दर बढ़ाया जाएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें तो इसका कोई अलग से स्टैंड अलोन एलोकेशन नहीं है इसके लिए।
रॉस्टेल की बात करें, इसे हमने रोड टैप के साथ इंटीग्रेट कर दिया था रिसेंटली। अब इसके लिए अलग से बजट हाईलाइट नहीं किया जाता है। लेटेस्ट अपडेट्स क्या आई थी जिस वजह से न्यूज में आई? 15 जनवरी 2026 को सीबीआईसी ने क्या करा, जो ड्यूटी ड्रॉबैक रोडटेप और आरओएसटीएल है ना, इन्हें जो पोस्टल चैनल्स के थ्रू जो भी हमारा एक्सपोर्ट होता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसके अंदर भी इसको अप्लाई कर दिया है। बेनिफिट टू गुड्स एक्सपोर्टेड थ्रू पोस्टल चैनल्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इससे क्या होगा? दिस बूस्ट एमएसएमईज, आर्टिशंस, स्टार्टअप्स और स्मॉल ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स जो इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजते हैं कुछ भी। रोडटेप को मार्च 31 2026 तक रखा हुआ है। पहले क्या था, सितंबर 2025 की डेडलाइन थी, अब उसको 2026 तक कर दिया है। फर्दर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। डीजीएफटी एक्सटेंडेड एनुअल रोडटेप रिटर्न डेडलाइन टू मार्च 31 2026। ठीक है, ये स्कीम थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा मेन चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का टेलीग्राम चैनल, और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इसके थ्रू आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, किसी स्कीम से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर भेज दीजिए। मैं वहाँ पे ऑडियो मैसेजेस के थ्रू आप लोगों के डाउट्स को रिजॉल्व कर सकता हूँ। ये बाकी मेरा चैनल है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और ये चैनल डेडिकेटेड चल रहा है आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ये ग्रुप है जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू के गाइडेंस प्रिपेयर करते हैं, और ये विश्वास का मेन टेलीग्राम चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।